हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, उसमें हम देखेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या अंतर है, और उसके बाद हम देखेंगे आखिर इनके बीच संघर्ष क्यों होता है, और समय मिलेगा तो उदारवादी तत्व का, उदारवादी विचारधारा का नीति निर्देशक तत्व के साथ आखिर क्या संबंध है, ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंध। तो देखिए, मूल अधिकार तो आपको तो मैंने बता रखा है, मूल अधिकार कैसा अधिकार है, तो वाद्य योग अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग अधिकार है। तो बच्चों, वाद्य योग का मतलब पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वाद्य योग का मतलब ऐसे अधिकार जिसका अगर उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय। सरकार जिसका उल्लंघन नहीं कर सकती, राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद्य योग है। इसको लागू कराने के लिए हम उच्चतम न्यायालय चले जाएंगे। परंतु डीपीएसपी कैसा अधिकार है, अवाद्य योग अधिकार है। अगर हम राज्य को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस अधिकार को लागू करो, या फिर डीपीएसपी में जो भी आपके अधिकार मिले हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसको लागू कराने के लिए हम उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे, इसीलिए क्या है, अवाद्य योग अधिकार है। आगे क्या है कि मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक है। तो बच्चों, नकारात्मक क्यों है, तो देखो, मूल अधिकार जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ है ना, वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुआ है, सरकार के विरुद्ध प्राप्त हुआ है। ये हमें एक ऐसी शक्ति मिली हुई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, मूल अधिकार, जहाँ पर हम राज्य के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। सरकार और राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर सके, इसीलिए क्या है, नकारात्मक है। और ये नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक क्यों है बच्चों, तो ये इसलिए सकारात्मक है क्योंकि राज्य का काम क्या है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाना। नीति निर्देशक तत्व में यही तो बोला गया है ना। तो नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि राज्य कल्याणकारी होगी, तो कल्याणकारी होगी तो सारी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगी, स्वास्थ्य को देखेगी, शिक्षा को देखेगी, पोषण तत्व को देखेगी, आहार को देखेगी, काम को देखेगी, सामाजिक न्याय को देखेगी, आर्थिक न्याय को देखेगी। तो कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे राज्य कैसी है, सकारात्मक है। तो यहाँ पे सकारात्मक हो, नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक ऐसा अधिकार है जहाँ पे राज्य की सकारात्मक भूमिका दिख रही है। और लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार मिले हैं वो कैसे अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ पे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति खड़ा हो पा रहा है। जबकि नीति निर्देशक तत्व में क्या है, जो अधिकार है वो कैसे है, सकारात्मक है, यहाँ पे राज्य की सकारात्मक भूमिका दिखती है। ठीक है, तो अब देखते हैं मूल अधिकार में जो थर्ड हम देख रहे हैं वो है कि मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, आपातकाल के समय से स्थगित किया जा सकता है। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करें तो ये तब तक स्थगित है जब तक ये लागू ना हो जाए। राज्य जब इसे लागू करेगी तब ये क्या है, स्थगित नहीं है, लेकिन जब तक ये लागू नहीं हुआ है तब तक ये क्या, स्थगित है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है, सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या है बच्चों, कि एक समान नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, प्रतिबंधित भी किया जाता है। मैंने पढ़ाया था जब फंडामेंटल राइट्स, तो मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स हमारे निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। क्यों, क्योंकि समय के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे इसको क्या प्रतिबंधित किया गया है, तो इस पर प्रतिबंध आरोपित है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पे प्रतिबंध आरोपित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर राज्य के पास है आर्थिक क्षमता उतनी अच्छी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, तो वो उसको प्रभावी ढंग से लागू करे। नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें लिखी हुई है, क्लियर। अब मूल अधिकार का जो लक्ष्य है ना, वो क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है, कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। और मूल अधिकार किस न्याय की बात करता है, तो लोकतांत्रिक न्याय, राजनीतिक लोकतांत्रिक न्याय। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच आखिर विवाद क्यों हुआ, और इनके बीच वास्तविक में आखिर संबंध क्या है, उसको देखेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं आखिर मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच विवाद क्यों उत्पन्न होता है, आखिर इनमें संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है। तो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि मूल अधिकार का व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब व्यापक दस्तावेज था और उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि मूल अधिकार वाद्य योग अधिकार है, इसको लागू करना ही पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय अगर कोई चला जाता है तो, और सरकार इसको छीन नहीं सकती है। तो अब उस समय सरकार की स्थिति ऐसी नहीं थी, आर्थिक और प्रशासनिक
दार्शनिक जो इतने बड़े व्यापक दस्तावेज को लागू करा पाए। तो मूल अधिकार को दो भागों में बांटा गया, वाद योग और अवाद योग। तो वाद योग अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो गया हमारा और अवाद योग डीपीएसपी। तो जब मूल अधिकार का ही विस्तार है डीपीएसपी, तो आखिर संघर्ष होता क्यों है? तो देखो, संघर्ष पहले था, अब तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ को सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो हम इसको नहीं छोड़ सकते इस टॉपिक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो संघर्ष स्टार्ट हुआ ना, जो विवाद हुआ मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच, वो हुआ 1950 में। ठीक है, जब मद्रास सरकार ने क्या किया ना, मद्रास सरकार ने, मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में कि मद्रास सरकार ने किया क्या था, तो जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में क्या लाया, आरक्षण लाया। तो आपको याद होगा आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट्स का हमें क्या बोलता है कि राज्य के बीच से संचालित जो भी शैक्षणिक संस्थाएं होंगी वहाँ पर हम जाति, धर्म, मूल और भाषा के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जाति के आधार पर विभेद हो रहा था, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो चंपकम दोराई राजन कहाँ गई, उच्चतम न्यायालय गई। अब ये बताओ बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन यहाँ पर, मूल अधिकार का उल्लंघन जो मद्रास सरकार कर रही थी, वो किस आधार पर कर रही थी? तो मद्रास सरकार का कहना था कि देखो, हमें डीपीएसपी का आर्टिकल 46 ये बोल रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा राज्य के द्वारा, उनकी शिक्षा का विशेष उपाय किए जाएंगे। तो इस आधार पर वो क्या ला रही थी, मेडिकल कॉलेज में आरक्षण लेके आ रही थी। मद्रास सरकार आर्टिकल 46 के आधार पर, डीपीएसपी के आर्टिकल 46 के आधार पर आरक्षण लेके आ रही थी जाति के आधार पर। तो चंपकम दोराई राजन जब गई उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो जो न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, उन्होंने बोला कि नहीं, क्या है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का क्या है, ये उल्लंघन है। तो इसको क्या कर दिया, अवैध बता दिया। सेकेंड वाद को हम देखते हैं, तो संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31(19) क्लॉज 1, ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को कौन टकराव दे रहा था, तो डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्लॉज BC। तो आर्टिकल 39 क्लॉज BC जो है डीपीएसपी का, वो क्या बोलता है कि सामाजिक न्याय लाना है तो संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और भौतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए ताकि समुदाय की भलाई हो। और जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और संपत्ति का अधिकार हमें बोल रहा है आर्टिकल 31 क्लॉज 2 क्लॉज 1 भी कि संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति हम व्यय कर सकते हैं और संपत्ति हम धारण कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि जब हम संपत्ति अर्जित करेंगे, संपत्ति व्यय करेंगे, संपत्ति को धारण करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा नहीं भैया आप संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में यहाँ भी संघर्ष हो रहा है, टकरा रहे हैं। तब क्या हुआ, तो ये वाद गया गोलकनाथ वाद 1967 देखते हैं। तो 1967 गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि देखो डीपीएसपी का आर्टिकल 39 BC जो है ना, वो इससे टकरा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स को ही इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि जब चंपकम दोराई राजन के वाद को उच्चतम न्यायालय ने वैध बताया और बोला कि नहीं, मद्रास सरकार ने जो विधि लेकर आई है वो क्या है, वो अवैध है, तो पहला संविधान संशोधन, नेहरू की सरकार थी, नेहरू सामाजिक न्याय चाहते थे। उन्होंने मद्रास सरकार ने बोला भाई सामाजिक न्याय का उल्लंघन कर रहा है ये फंडामेंटल राइट, ठीक है, डीपीएसपी से हमें सामाजिक न्याय लेके आना है, तो हमारी जो नीति होगी, जो हमारा संशोधन होगा, वो सब क्या होता है, सब डीपीएसपी को ध्यान में रख के होता है। ये सब मैंने पहले पढ़ाया था। तो पहला संविधान संशोधन लाया गया और पहले संविधान संशोधन से क्या किया गया, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया और जाति के आधार पर आरक्षण को वैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब संपत्ति के अधिकार में भी जब उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया कि देखो संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 1 है वो वैध है और डीपीएसपी आर्टिकल 39 BC को प्राथमिकता नहीं दी, प्राथमिकता इसको दी। तो फिर संविधान संशोधन किया गया और 25वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में। तो बच्चों पहले अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि देखो उच्चतम न्यायालय का कहना ये है
कि समान विधि के द्वारा आप मूल अधिकार से नहीं टकरा सकते हैं। अगर आपको मूल अधिकार को चेंज करना है तो संविधान संशोधन कीजिए। मैंने वैधानिक और संवैधानिक विधि बताई, ये अधिकार बताए थे, तो उसमें क्या था कि संविधान संशोधन मतलब कि विशेष बहुमत से आप क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधि के द्वारा ही संविधान में फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहला संविधान संशोधन हुआ। तो पहला संविधान संशोधन हुआ क्यों? डीपीएसपी को लागू करने के लिए। 25वां संविधान संशोधन क्यों हो रहा है? डीपीएसपी को लागू करने के लिए। तो जब 25वां संविधान संशोधन हुआ केशवानंद भारतीवाद में, तब उच्चतम न्यायालय, ये 1971 में हुआ था, उस समय उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? उस समय उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 39BC को प्राथमिकता दी और बोला कि ये आर्टिकल 14, 19 और 31 ये 3 अनुच्छेद को, मतलब ये 3 अनुच्छेद के ऊपर आर्टिकल 39BC, तो इन 3 अनुच्छेद का ये उल्लंघन कर सकता है, बाकी फंडामेंटल राइट्स के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब आर्टिकल 39BC जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन और किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों, गोलकनाथवाद में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, आर्टिकल 39BC के ऊपर उसने संपत्ति के अधिकार को इम्पोर्टेंस दिया, आर्टिकल 31 एंड 19 क्लॉज 1 को दिया। तो अब क्या हुआ, 25वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में। ठीक है, और अब 25वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती केशवानंद भारतीवाद में दिया जा रहा है 1973 में। तो 1973 में दिया जा रहा है, तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 39BC जो है उसको वो प्राथमिकता दे रहा है। डीपीएसपी का आर्टिकल 39BC को प्राथमिकता दे रहा है उच्चतम न्यायालय, और बोल रहा है कि 39BC को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इन तीनों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ इन तीनों का, और किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 39BC को लागू करने के लिए। और मुझे उम्मीद है आर्टिकल 39BC आपको याद हो कि थोड़ी देर पहले ही बताया था, जहां पर हम संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं कर सकते हैं, सामाजिक न्याय लाना है और भौतिक संसाधनों पे राज्य का क्या होगा, अधिकार होगा, जो कि समुदाय और समाज के हित के लिए हो। ठीक है, तो अब क्या है कि इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी अपने आप को समाजवादी लोगों के सामने दिखाना चाहती थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया ना, 42वां संविधान संशोधन वो लेकर आई। और क्या कि वो यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि 39BC को प्राथमिकता मिल गई है, तो अब इस आधार पर वो क्या करना चाहिए, डीपीएसपी में कई बातें उन्होंने जोड़ दी। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 39 क्लॉज A लेकर आई डीपीएसपी में, जहाँ पर निःशुल्क वैधानिक शिक्षा और निःशुल्क सहायता का अधिकार जोड़ा। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 43 क्लॉज A लेकर आई वो, जिसके आधार पर कर्मचारियों का प्रबंधन में भागीदारी को जोड़ा गया। फिर आर्टिकल 48 क्लॉज A लेकर आई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा। तो वो अपने आप को समाजवादी दिखा रही थी लोगों के सामने, लेकिन आप बात को एक और समझना, ये पर्यावरण संरक्षण जो है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये उदारवादी विचारधारा, समाजवादी नहीं, उदारवादी विचारधारा। ठीक है, ये अलग हो गया। तो आप याद रखना, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन लाकर डीपीएसपी में कई बातों को जोड़ा, जैसे कि आर्टिकल 39 क्लॉज है, 43 क्लॉज है और 48 क्लॉज है। ठीक है, तो और सेकेंड जो चीज उन्होंने किया वो ये किया कि आर्टिकल 39 क्लॉज BC को लागू करने के लिए हम सभी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, ऐसा वो जोड़ दी कि 39BC को लागू करने के लिए हम 14, 19 और 31 का उल्लंघन तो कर रहे हैं, लेकिन हम सारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। अब न्यायपालिका को आया गुस्सा। अब इसको चुनौती मिला मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में, जहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने बोला कि मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, कैसे सारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा सकता है आर्टिकल 39BC को लागू करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केशवानंद भारतीवाद की बातों को उसने फिर से रिपीट किया और बोला कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के,
आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हम कर सकते हैं आर्टिकल 39 BC को लागू करने के लिए, लेकिन किसी भी और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा। तो बच्चों, संविधान संशोधन कितने हुए DPSP को लागू करने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स को चेंज क्यों किया गया? तो DPSP को लागू करने के लिए ही चेंज किया गया। संविधान संशोधन इसलिए लाया गया ताकि DPSP को लागू किया जा सके। जैसे कि पहला संविधान संशोधन, चौथा, फिर 17, 25, 42, 44, 73, 74 और 86वां संविधान संशोधन, इतने सारे संविधान संशोधन किए गए हैं DPSP को लागू करने के लिए। तो बच्चों, अब बात यह है कि देखो, अभी हम आज की अगर हम बात करें तो विवाद पहले था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब क्या है कि जैसे उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का विस्तार किया है और जनहित याचिका, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि DPSP मूल अधिकार के बीच जो भी खाई थी वो भर गई है, वो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने बोला भी कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दोनों अधिकार के बीच क्या है, सामंजस्य है, ठीक है, वो दोनों अलग नहीं है, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अब देखो, जीवन का अधिकार देखो आर्टिकल 21, जहाँ पे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्वच्छ पर्यावरण का, निजता का, ये सारे अधिकार उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का व्यापक विस्तार कर दिया, और जितना व्यापक विस्तार वो किया है उतना ही क्या, अब DPSP में तो यही बोला जाता है स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, तो जीवन फंडामेंटल राइट्स के जीवन के अधिकार में तो ये सब जुड़े ही हुए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने जितना विस्तार किया आर्टिकल 21 का, तो आर्टिकल 21 और जनहित याचिका के द्वारा क्या हुआ है, DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कल मैं बताऊंगी उदारवादी तत्व के साथ निर्देशक तत्व का आखिर संबंध क्या है, और जिस प्रकार निजीकरण हो रहा है तो क्या निर्देशक तत्व का उल्लंघन हो रहा है या फिर सामाजिक न्याय कम हो रहा है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा।